Good evening, friends and my viewers. How are you? Now, in my previous episode, I had talked about the role of gut, that is, the intestine or the gastrointestinal tract, in preventing various chronic illnesses and how you can keep your gut healthy and how you can maintain a healthy microbial population in the gut so that you can regulate whatever is entering into the circulation, and in another way you can protect the body and its organs from damages, okay, from the external pathogens or from certain things which are allergic or damage to the gut, which can ultimately lead to the entry of such allergens into the circulation. ओके सो ये सब मैंने डिस्कस किया था, जिसमें इम्पोर्टेंस बताई थी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर जो आपकी जो पाचन क्रिया है, जो हम कहते हैं ना कि जो डाइजेशन होता है खाना खाने के बाद, जो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है, तो मैंने वो डिस्कस किया था कि आपका इंटेस्टाइन में अगर सब सेल्स हेल्दी हैं, उसकी लाइनिंग हेल्दी है, दैट इज़ उसमें जो सेल्स होते हैं जो लाइनिंग को बनाते हैं, वो सेल्स जो है दे आर अटैच टू ईच अदर, ऐसे, ठीक है, वो एकदम एडहेड होते हैं टू ईच अदर और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, ठीक है, तो हम इनको टाइट जंक्शंस बोलते हैं। तो मैंने ये डिस्कस किया था कि टाइट जंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है। टाइट जंक्शंस का ये इंपॉर्टेंस है कि उसमें से कोई भी चीज़ लीक नहीं हो सकती। नॉर्मल पैरासेल्युलर या ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट जो है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर के लिए होता है, वो होगा, लेकिन जो आप खाते हैं उसमें से जो एलर्जिक कंपोनेंट्स हैं या जो कुछ प्रोटीन्स हैं या फिर पैथोजेंस हैं, वो जो है इंटेस्टाइन के सेल के थ्रू क्रॉस करके सर्कुलेशन में नहीं आ सकते। तो ये टाइट जंक्शन हमारी गट लाइनिंग की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। फिर ये जो सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ना, ये टाइट जंक्शंस, इसके ऊपर जो है ना वो म्यूकस लेयर होती है, इसको म्यूकोसल लेयर बोलते हैं। और फिर इन सेल्स के क्रॉस आप जाते हो तो वहाँ पे एक लेयर होती है, उसको हम लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, यानी कि 3 लेयर्स हैं हमारे जो गट लाइनिंग है। तो सबसे पहले तो हमने खाना खाया, माउथ में गया, माउथ से गया ईसोफेगस के अंदर, स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिओडिनल पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वेरियस सिक्रीशंस जो हैं पैनक्रियाज के, बाइल जूस वगैरह पोर होता है, तो वहाँ आपका फैट का जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, कई आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है ना वो होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ जो है लार्ज इंटेस्टाइन की जो टर्मिनल पार्ट, एक कोलोन जो कहते हैं, वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो फिर अपना वर्क करते हैं कि आपके खाने में जो फाइबर्स रहते हैं ना, वो फिर उन बैक्टीरिया का खाना बनता है। तो वो कोलोन में ज़्यादा जो है माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अबाउट 100 ट्रिलियन है ये, ठीक है। तो हमारी मतलब जो गट में माइक्रोब्स हैं, या जो हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस जो भी हैं, वो हेल्दी पॉपुलेशन बनाते हैं। तो हम एक सिम्बायोटिक रिलेशन में हैं, ठीक है। हमारा ये जो रिलेशन है माइक्रोब्स के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम इनको जगह दे रहे हैं रहने की, और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी गट को हेल्दी भी रखते हैं। तो ये हेल्दी पॉपुलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो ये फाइबर एक्चुअली फूड है आपके बैक्टीरिया के लिए, जो कि लेटर पार्ट में प्रेजेंट है इंटेस्टाइन के, जो बाद में आता है, ठीक है। तो ये खाने पे डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं। प्रोसेस फूड ज़्यादा लेंगे, रिफाइंड फ्लावर ज़्यादा लेंगे, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, फ्रक्टोज ज़्यादा ले रहे हैं, या आप जैसे क्या है ना बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो फिर वो आपके माइक्रोबियल पॉपुलेशन को ऑल्टर करके कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को उसमें डाल सकते हैं, जो कि फिर हार्मफुल रहेंगे आपके इंटेस्टाइन के लिए, एंड दे कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट लाइनिंग। और फिर जो ये टाइट जंक्शंस है ना, ये थोड़े से लूजन अप हो जाएंगे, इनमें गैप्स आ जाते हैं और ये बन जाते हैं लीकी जंक्शंस। लीकी मतलब फिर ये आर पार कुछ भी चीज़ जा सकती है ना, आपके सर्कुलेशन में आ जाएगी एंड फिर आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट सर्टन डिजीजेस, जिसे हम बोलते हैं एक सीलिएक डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, जिसे हम IBD कहते हैं। तो आज हम सीलिएक डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सीलिएक डिजीज़ को हम सीलिएक स्प्रू भी कहते हैं, या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज़, देखो, सीलिएक डिजीज़ बेसिकली आइडेंटिफाई होता है कि आपका कोई सीरियल्स या वीट जो है मेनली, जिसमें ग्लूटेन होता है,
उसकी वजह से, जो सेंसिटिव हो जाने की वजह से लाइनिंग का, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी गट लाइनिंग डैमेज हो रही है। इसलिए हम इसको ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी कहते हैं। एंटेरोपैथी का मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज करे। पैथी मीन्स समथिंग विच इज़ कॉजिंग सम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इफ़ेक्ट्स, यानी डैमेज। ठीक है, तो एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन से रिलेटेड, गट से रिलेटेड, एंड पैथी मीन्स गट का you can say problem in the gut or some kind of harmful changes in the gut. ठीक है, नाउ इसकी प्रेवलेंस जो है वो अराउंड 1 to 2% है, यानी 100 लोगों में 1 से 2 लोगों को सीलियाक डिजीज़ होगा। ठीक है, उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ ड्यू टू ग्लूटेन सेंसिटिविटी। यानी वो लोग जब वीट खाते हैं या सीरियल्स लेते हैं तो उनको एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उनमें गैस फॉर्मेशन होगा, एसिडिटी होगा, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी हो सकता है, और हार्ट बर्न हो सकता है। ठीक है, एंड पेट में दर्द होना, डायरिया होना, बहुत सारी इस तरह की इश्यूज़ हैं। मतलब उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, उनका डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, एंड गट में भी इश्यूज़ रहेंगे। ठीक है, सो मोस्टली 100 में से 1 से 2 लोगों को ये सीलियाक डिजीज़ है। पर अभी क्या ट्रेंड हो गया है, नाउ डेज पीपल आर गोइंग फॉर ग्लूटेन फ्री फूड और डाइट। जैसे इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट और यू गो टू अ फास्ट फूड आउटलेट, यू से आई वांट ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा, आई वांट अ ग्लूटेन फ्री बर्गर, ओके, तो वो एक फियास्को सा हो गया है कि लाइक ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहिए। तो सबको ग्लूटेन फ्री खाने की ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू वांट टू ईट ओनली ग्लूटेन फ्री व्हेन यू डोंट हैव अ सीलियाक डिजीज़? एक होता है नॉन ग्लूटेन सेंसिटिव सीलियाक डिजीज़ भी होता है, यानी कि आपके ग्लूटेन की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दूसरी कोई वजह से, किसी और प्रोटीन या किसी और एलर्जन की वजह से हो रही है। एवरी इन्फ्लेमेशन इन द गट इज़ नॉट ड्यू टू ग्लूटेन। अभी हमने कॉमन टर्म बना लिया है कि भाई ग्लूटेन से हो रहा है, ग्लूटेन एलर्जिक है, ग्लूटेन छोड़ दो, मत खाओ ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू डोंट हैव एनी इश्यूज़, इफ़ यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम आफ्टर ईटिंग वीट और एनी काइंड ऑफ सीरियल्स, तो फिर आप ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं है। सो कैरी ऑन विद दैट फूड ना, कोई आपको ग्लूटेन फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। सो यू डोंट बिकम सो सेंसिटिव। ओके, ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक अलग चीज़ हो जाती है जो उन लोगों को ज़्यादा हो रही है जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी उनके जीन्स में कोई एबनॉर्मल जीन्स हैं जो कि उनको सेंसिटिव बना देते हैं टू ग्लूटेन। या फिर हो सकता है कि उनकी कुछ चाइल्डहुड हिस्ट्री रही है कि क्रॉनिक उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहे हों, इन्फेक्शंस रहे हों, जिससे गट लाइनिंग ऑलरेडी डैमेज हो गई है। दैट कैन ऑल्सो मेक द गट सेंसिटिव टू ग्लूटेन। तो कई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है ना वो होते हैं जिसकी वजह से द पर्सन कैन बिकम ग्लूटेन सेंसिटिव, एंड उसको फिर वो हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं सीलियाक डिजीज़। ओके, नाउ बेसिकली सीलियाक डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन, दैट इज़ द बॉडीज़ ओन एंटीबॉडी टारगेट्स द टिश्यू, सेल्स एंड ऑर्गन्स। तो ये बेसिकली इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ही बॉडी के टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सेल्स को फॉरेन समझ के अटैक कर रहा है। ठीक है, दे आर नॉट बीइंग एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, यानी कि मेरा है कि ये किसी और का है, तो फॉरेन लगता है तो वो उसको अटैक करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसको अटैक करने के लिए उनको ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में प्री डिस्पोजिशन होता है। उसका कारण हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि वाई दिस ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़ हैपनिंग, बट इट कैन बी ड्यू टू सम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑल्सो। ठीक है, या कोई और ऐसा डिजीज़ जहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी जनरेट हो रही हैं, तो फिर मेक्स द पर्सन सेंसिटिव टू दैट। सो बेसिकली इसका एक प्री डिस्पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है। द पर्सन इज़ प्री डिस्पोज जेनेटिकली, एंड फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो फुल ब्लोन डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीलियाक डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ और इम्यून मीडिएटेड, यानी यहाँ पे जो सीलियाक डिजीज़ है उसमें ग्लूटेन एक एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस का काम कर रहा है, यानी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, गट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एंड उससे सेंसिटिव होने की वजह से ऐसी एंटीबॉडीज़ फ्लेयर अप हो रही हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही हैं। ठीक है, तो कई सारे जो हैं टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, वो फाइट करेगा उस एंटीजन से, तो इन्फ्लेमेशन होगा, एंड वो फिर आपके जो टाइट जंक्शन उनको थोड़ा लूजन अप कर देगा, लीकी हो जाएगा।
तो ऐसे लोगों को फिर हम रेकमेंड करते हैं कि यू डोंट टेक ग्लूटेन डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट पे आप जाओ। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो कईयों का जो होता है ना, ग्लूटेन फ्री डाइट के बाद चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो जाती हैं एंड दे डोंट फील लाइक हार्ट बर्न या गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या डायरिया एंड स्टमक एक्स एंड ऑल, ये सब डिस्कम्फर्ट्स कम हो जाते हैं उनके एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम जेनेटिक्स को, जैसे हम कहते हैं कि सम पीपल आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड ओके टू फॉर्म द ऑटो एंटीबॉडीज। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर आपकी फैमिली में है तो लाइक द चाइल्ड में टेक अप दैट डिजीज़ एंड सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी अगर बच्चे में है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जेनेटिकली वो बच्चा जो है सेंसिटिव हो सकता है टू ग्लूटेन एंड सीलिएक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अर्ली चाइल्डहुड इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस इन अर्ली चाइल्डहुड may be linked to celiac disease development। ठीक है, तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन और अर्ली चाइल्डहुड गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, या फैमिली हिस्ट्री ऑटो इम्यून डिजीज़ की, तो वो प्री डिस्पोज कर सकती है टू अ पर्सन टू celiac disease। Now it's difficult to cure celiac disease, but if you follow a clean diet, home cooked diet, you don't eat processed food, outside food, तो फिर आपकी गट वॉल जो है वो हील होने लगेगी एंड इट विल बिकम लेस सेंसिटिव टू ग्लूटेन। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सीलिएक डिजीज, यानी कि आपके डैमेज किस एक्सटेंट तक हुआ है। अगर वो डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है फुल ब्लोन, तो फिर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेके यू कैन जस्ट रिपेयर दैट गट लाइनिंग एंड देन इट विल बिकम नॉर्मल, बट देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। ओके, बट इफ़ द डैमेज इज सो सीवियर कि काफ़ी सारे टाइट जंक्शंस लूजन हो गए, लीकी हो गए, तो फिर उस कंडीशन में it becomes quite difficult to reverse that condition। ठीक है, उसमें आपका कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यू कैन हैव न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लाइक कैल्शियम, विटामिन B12, आयरन डेफिशिएंसी। मोस्टली सीलिएक डिजीज पेशेंट्स आर डेफिशिएंट इन आयरन, तो अनीमिया हो जाता है बिकॉज एब्जॉर्प्शन ये कहाँ हो रहा है, सीलिएक डिजीज अफेक्ट कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के जो अर्लियर पार्ट है, दैट इज़ द ड्यूडेनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहीं फूड जब आएगा, पास होगा, तो सबसे पहला पार्ट है जो कि ग्लूटेन को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो द ग्लूटेन विल बी पासिंग फ्रॉम दैट एरिया, और वीट में जो ग्लूटेन है, तो बेसिकली द स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल पार्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, और वहीं पे ही आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके एब्जॉर्प्शन हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो देयर यू गेट मैनी डेफिशिएंसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो डेफिशिएंसीज फिर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं एंड सिम्टम्स कैन अपीयर। Calcium deficiency can lead to some kind of seizures, tingling sensation, paresthesia, नियाल, ये जो हम टेटनीम बोलते हैं एक टर्म, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। देन विटामिन B12 में कई न्यूरोपैथीज़ हो सकती हैं। देन बोन डिफेक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये सब चीज़ें हैं, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी यदि आयरन डेफिशिएंट है तो अनीमिया हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ अब हम अगर समझें कि व्हाट इज़ ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वो आपका बेसिकली जो वीट कर्नल हम कहते हैं, यानी कि जो आप गेहूं का दाना अगर लेके देखें हाथ में, तो आपको समझ में आएगा कि